Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 4 of BSOC 132. Question 4 में हमें बताना कि मार्क्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स like two prominent sociologists, two founding fathers of sociology, उनका क्या व्यू था रिलीजन के ऊपर, रिलीजन क्या सोसाइटी के अंदर रोल प्ले करता है एंड व्हाट डज रिलीजन ब्रिंग टू सोसाइटी. नाउ जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. लैंग्वेज चेंज कर देने से, वर्ड्स चेंज कर देने से क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होता है. अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपके तीन क्वेश्चन बन रहे हैं. एक तो मैक्स वेबर का क्या व्यू है रिलीजन इन सोसाइटी के ऊपर, कार्ल मार्क्स का क्या व्यू है रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी, और इन दोनों के डिफरेंसेस. राइट, तो ये क्वेश्चन, इसके आंसर में आप ऑलरेडी तीन क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो. तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन भी ये डाला है कि आपको दोनों सोशियोलॉजिस्ट के व्यूज़ पता चल जाएंगे और उनका डिफरेंसेस, क्या ओपिनियन थे उनके, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, वो भी आपको समझ में आ जाएगा. राइट, तो कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हो एग्जाम में तो वो आपको स्मार्टली टैकल करना है उस क्वेश्चन को इन एग्जाम. नाउ टॉकिंग अबाउट द आंसर, आपका फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी द इंट्रोडक्शन. अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगी, अभी आपको लिंक मिल रहा होगा ऊपर, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा. उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे अपनी आंसर राइटिंग करनी है सो दैट यू कैन स्कोर बेटर. ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है कि जब भी हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन ऑलवेज सेंट्रल रहा है सोशियोलॉजी के अंदर. कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर दोनों ने रिलीजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की है और ये दोनों सोशियोलॉजिस्ट का जो लुकआउट था रिलीजन का, वो दोनों का बहुत डिफरेंट था. जहाँ पे वेबर रिलीजन को बोलते हैं कि वो कल्चरल फोर्स को शेप करता है और सोसाइटी की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को शेप करता है. वहीं पे मार्क्स रिलीजन को बोलते थे कि रिलीजन की वजह से सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, लोगों के अंदर डिविजन आ रही है. अब आगे हमने आंसर्स में हम अपना इसको आगे एलैबोरेट करेंगे. राइट, तो मार्क्स वेबर का जो पर्सपेक्टिव था रिलीजन का, वो बोलते थे कि रिलीजन की वजह से सोशल चेंज आता है. मार्क्स वेबर बोल रहे कि रिलीजन सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस को शेप करता है, स्पेशली इकोनॉमिक बिहेवियर को. उनका जो वर्क था द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें वेबर ने आर्ग्यू किया कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो रिलीजियस बिलीव्स को शेप कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कैल्विनिज्म को, जो कि क्रूशल रोल प्ले कर रहा है किसी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिज्म को डेवलप करने के लिए विद इन द वेस्ट. अब जो कैल्विनिस्ट वैल्यू है वो क्या बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो, और जो कॉलिंग है गॉड की वो वही है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप गॉड के फेवरेट बन जाते हो. तो वो कैल्विनिस्ट की जो थ्योरी है रिलीजन की वो बात करते हैं और इसी को कैपिटलिस्ट ने अपने जो उनके एथोस थी, जो उनकी वैल्यूज थी, उसी के अंदर इस चीज़ को भी डेवलप किया. वो लोगों को हार्ड वर्क करने के लिए बोल रहे थे. वो बोल रहे थे कि तुम हार्ड वर्क करोगे तो हार्ड वर्क तुम सिर्फ पैसों के लिए मत करो, तुम हार्ड वर्क इसलिए करो बिकॉज यू विल बी गॉड्स फेवरेट. राइट, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब हम बात करते हैं कि कैसे जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था वो ग्रो हो रहा था, वो राइज हो रहा था इंग्लैंड और जर्मनी जैसी कंट्रीज में, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स से इन्फ्लुएंस थे, वो इस सोच से इन्फ्लुएंस थे जो कि डिसिप्लिन, रैशनैलिटी जैसी बातों के ऊपर फोकस करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो कैल्विनिस्ट आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उससे प्रभावित हो रहे हैं. तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का राइज इंग्लैंड और जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में देखा जाने लगा. अब जितने भी रिलीजियस आइडियाज़ हैं और सोशल एक्शन है, वेबर बोलते हैं कि जितने भी रिलीजियस बिलीफ हैं वो इंडिविजुअल बिहेवियर और सोसाइटियल वैल्यूज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. जहाँ पे रिलीजन लोगों को मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है कि वो अपनी जो लाइफ है उसको कैसे आगे कंटिन्यू करे, और उनको मोटिवेट करता है कि वो अपनी जो लाइफ के कुछ एक्शंस है, जो डिसीजन है, वो स्पेसिफिक वे में लेके एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करें, एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेवियर अपना चलाएं या मॉडिफाई करें. एग्जाम्पल, जब हम हिंदुज़म में बात करते हैं कर्म और धर्म की, वो लोगों को
इस तरीके से रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है और उनको सोसाइटल ऑर्डर फॉलो करने के लिए री इन्फोर्स करता है। लोग कर्म और धर्म के बेसिस के ऊपर जो अपने एक्शन है उनको मॉडिफाई करके उस तरीके से अपना जो ड्यूटीज़ हैं उनको निभाते हैं विद इन हिंदू सोसाइटी, विद इन हिंदू कल्चर। अब जब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं हम रिलीजन का, तो वेबर ने बोला कि जो कंपैरेटिव स्टडीज़ है वर्ल्ड की, चाहे वो रिलीजन हिंदुइज्म हो, कन्फ्यूशियनिज्म हो या फिर इस्लाम हो, तो उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे ये रिलीजन इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उन्होंने नोट किया कि जितने भी ईस्टर्न रिलीजन है वो फोकस करते हैं स्पिरिचुअल गोल्स के ऊपर, और वो एक इकोनॉमिक रैशनैलिटी या प्रोटेस्टेंटिज्म लोगों के अंदर लेके आ रहे हैं। और उन्होंने रिलीजन को एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी देखा। वेबर ने बोला कि रिलीजन एक तरीके से अथॉरिटी लेजिटिमाइज कर रहा है। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी की उन्होंने बात की कि कैसे जो रिलीजियस लीडर्स हैं जैसे प्रोफेट्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोशल चेंज को। अगर हम बात करें महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, उन्होंने रिलीजियस प्रिंसिपल्स को यूज़ करके सोशल मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। सोशल मूवमेंट उन्होंने रिलीजन के तौर तरीकों के ऊपर चलाई, और उस वो जो उनके तौर तरीके थे रिलीजियस बेसिस के ऊपर थे, तो उन्होंने अपने ही जो रिलीजियस ग्रुप के जो लोग थे उनको अट्रैक्ट किया ताकि वो उन तरीके से सोशल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करें एंड दे कैन ब्रिंग चेंजेस विद इन द सोसाइटी। अब कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव क्या है रिलीजन पे? कार्ल मार्क्स बोलते कि जो रिलीजन है वो एक तरीका है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। मार्क्स बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है वो उसकी वजह से इनइक्वालिटीज सोसाइटी के अंदर आ रही है, और जो रिलीजन है वो बनाया ही रूलिंग क्लास ने है, वो बनाया ही डोमिनेंट क्लास ने है, ताकि वो जो अपना जो रूलिंग है, जो वो जिस तरीके से कंट्रोल वो कर सकते हैं रिलीजन के थ्रू वो करें। इसलिए उन्होंने रिलीजन को सोसाइटी के अंदर इंक्लूड किया, या उन्होंने सोसाइटी के अंदर लेके आए हैं रिलीजन को। अब रिलीजन को उन्होंने बोला ओपियम ऑफ द पीपल, जहाँ पे मार्क्स बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है वो ओपियम है पीपल का। ओपियम ऑफ पीपल मतलब कि लोगों को लगता है कि रिलीजन उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहा है, लेकिन मार्क्स बोल रहे हैं वो जो समस्या है वो आई तो रिलीजन की वजह से है, राइट। जितनी भी समस्या है सोसाइटी के अंदर, मार्क्स बोलते हैं कि वो रिलीजन की वजह से ही सोसाइटी के अंदर परपुचुएट हुए हैं, रिलीजन की वजह से सोसाइटी के अंदर वो प्रॉब्लम्स आई हैं, और लोगों को लगता है कि उनका समाधान रिलीजन लेके आएगा। इसलिए मार्क्स ने बोला कि रिलीजन ओपियम है लोगों का, जो कि उनको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है ऐसे टाइम पे जहाँ पे वो अनहैप्पी हैं या फिर वो ऑप्रेस्ड है या फिर वो डिप्रेस्ड है। लेकिन वो बोल रहे कि ये जो हैप्पीनेस है ये एक इल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं है। बिकॉज अगर वो हैप्पीनेस ला रहा है तो अनहैप्पीनेस भी तो रिलीजन की वजह से ही सोसाइटी के अंदर आ रही है। तो मार्क्स बोलते हैं रिलीजन लोगों को जो रूट कॉज है किसी भी समस्या का वो जानने से हटा देता है, उनको इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट कर रहा है। एग्जाम्पल, जब हम फ्यूडल सोसाइटीज़ के अंदर चर्च का एम्फेसिस देख रहे हैं ओबीडियंस के ऊपर, तो वो किसी भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट को उनको जस्टिफाई कर रहा है। वो कहता है कि अच्छा तुम एक्सप्लॉइट हो रहे हो तो ये तुम्हारे कर्मों का फल है, राइट। लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि रूलिंग क्लास तुम्हारे साथ गलत कर रही है, तुम्हें ऑप्रेस कर रही है, तुम्हारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, तुम्हें राइट वेजेस मिलने चाहिए। रिलीजन ऐसी कोई भी साइंटिफिक सॉल्यूशन या रैशनल थिंकिंग, रैशनल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है लोगों को, राइट। तो ये मार्क्स अपने वर्क में बोलते हैं। वो बोल रहे रिलीजन की वजह से एलियनेशन आ रहे हैं। मार्क्स बोल रहे रिलीजन की वजह से एलियनेशन आ रहा है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को डिसकनेक्टेड फील होता है उनके काम से, सोसाइटी से और लोगों से। बिकॉज रिलीजन लोगों को डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, और ये जो डिफरेंसेस हैं ये लोगों के अंदर उनको एलियनेशन वाली फीलिंग में ले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम देखते हैं कि वर्कर्स कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रिलीजन के पास जाते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए, जो कि सिस्टम उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, राइट, उसी के पास वो इमोशनल सपोर्ट के लिए जा रहे, तो उनको वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, राइट। तो ये ओपियम है लोगों का, ओपियम ऑफ द पीपल, रिलीजन मार्क्स ने बोला है।
नाउ मार्क्स बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है वो एक सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेजिटिमाइज किया है। वो री करता है एग्जिस्टिंग क्लास स्ट्रक्चर को, और जितने भी इनइक्वालिटीज है, जितने भी डिफरेंसेस है, उनको एक्सेप्ट करने के लिए रिलीजन बोल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कास्ट सिस्टम देखते हैं इंडिया में, जो कि हिस्टोरिकली जस्टिफाई किया गया है रिलीजियस टेक्स्ट में, जिसकी वजह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आई है। तो अगर आप देखते हो कि कास्ट को कैसे राइट बताया गया है प्रीवियस टेक्स्ट में भी और लोगों के द्वारा भी, क्योंकि उसकी वजह से तो इनइक्वालिटीज आ रही है, तो उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है, ये रिलीजन में मार्क्स ने देखा गया है कि जो इनइक्वालिटीज रिलीजन की वजह से आई है सोसाइटी में, उसको कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है, रेदर देन उसको हटाने के बजाय उसको राइट प्रोनाउंस किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर। तो ये रिलीजन का जो रोल है इनइक्वालिटीज़ का, इसके ऊपर मार्क्स ने बात की है। नाउ फोर्थ आ जाता है कि रोल ऑफ रिलीजन इन रेवोल्यूशन। मार्क्स बोल रहे हैं कि जब हम क्लासलेस और कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो रिलीजन ऐसी कंडीशन जो एलियनेशन लेके आ रही है, इनइक्वालिटीज जैसे ला रहे हैं, उसको एलिमिनेट करने में रेवोल्यूशन आएगी। फॉर एग्जांपल जब हम सोशलिस्ट रिजीम सोवियत यूनियन की बात करते हैं, तो देख रहे हैं कि रिलीजन सप्रेस था, उसका फोकस था मटेरियल क्वालिटी के ऊपर, सिर्फ मटीरियलिज्म के ऊपर जो रिलीजन का रोल है वो देखा गया था। अब जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस की, तो यहाँ पे मैंने टेबल के तौर पे डिफरेंसेस लिखे हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके चीज़ें और आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सको, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जान सको। नाउ जो एस्पेक्ट है, तो मार्क्स वेबर ने रिलीजन को कैसे देखा है कि कल्चरल फोर्स जो कि इकोनॉमिक और सोशल बिहेवियर को शेप कर रहा है, लेकिन वहीं पे मार्क्स बोल रहे हैं कि एक ऐसा आइडियोलॉजिकल टूल है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर आ रही है। वेबर का फोकस था कि कैसे रिलीजन लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि वो इन्फ्लुएंस करे सोसाइटल डेवलपमेंट में, लेकिन मार्क्स वहीं पे रिलीजन को देख रहे हैं रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट, ताकि वो उन लोगों को ओप्रेस लोगों को एलियनेट करके उनको एक्सप्लॉइट कर सके, राइट। तो ये मार्क्स का व्यू था रिलीजन के ऊपर। वहीं पे वेबर बोल रहे हैं, जो वेबर का वर्क है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उन्होंने इस अपने वर्क में रिलीजन का रोल बताया है सोसाइटी के अंदर। वहीं पे जो मार्क्स है उनका वर्क है अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट। तो ये मैंने आपको वर्क भी मेंशन कर दिया है। अब नाउ यहाँ पे अब वेबर बोल रहे हैं कि जो रोल है रिलीजन का वो सोर्स ऑफ सोशल चेंज है, वो सोशल चेंज ला रहा है सोसाइटी में, लेकिन वहीं पे मार्क्स बोल रहे हैं कि ये सोशल कंट्रोल ला रहा है और फॉल्स कॉन्शियसनेस लोगों के लिए लोगों में क्रिएट कर रहा है, जिसको मार्क्स ने बोला है ओपियम ऑफ द मासेस, राइट। अब एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोनों की थ्योरी। तो पहले आ जाता है हमारे लिबरेशन थियोलॉजी। तो लिबरेशन थियोलॉजी में जो लैटिन अमेरिका था, उन्होंने दिखाया कि कैसे रिलीजन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा अगेंस्ट ऑपरेशन, मतलब कि जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनके लिए जो राइट चीज़ जो सोसाइटी के अंदर नहीं आ रही है, उनको जो राइट नहीं मिल रहा है, उनके साथ जो ठीक नहीं हो रहा है, वो रिलीजन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे वेबरियन हम पर्सपेक्टिव यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि कैसे ओप्रेस्ड के लिए जो राइट है, जो सोसाइटी के अंदर जो जस्ट है, वो नहीं हो रहा है, जो कि वेबर ने बोला है कि रिलीजन की वजह से उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है सोसाइटी के अंदर। वहीं पे जो मार्क्सिस्ट क्रिटिक है वो बोलते हैं कि जो रिलीजन है उसकी वजह से जो चैलेंज हम कर सकते हैं स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को, वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाता है, लिमिटेशंस रिलीजन डाल देता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी चैलेंज नहीं हो पाती है। सेकंड आ जाता है कास्ट सिस्टम इन इंडिया। वेबर एनालाइज कर सकते थे कि कैसे जो रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स थे वो सोशल रोल को लेजिटिमाइज कर देते। वहीं पे मार्क्स बोलते कि ये जो डॉक्ट्राइन है जस्टिफाई कर रहे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को, ये जो हायरार्की है कास्ट के बेसिस के ऊपर, जिसको पहले से हमेशा से ठीक बोला गया है, वो सिर्फ रिलीजन के बेसिस के ऊपर बोला गया है। जो लोअर कास्ट है हमेशा उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, राइट। तो वो बोल रहे कि जो जैसे उनका कहना है दोनों का, मार्क्स एंड वेबर का, ये कहीं ना कहीं आप कास्ट सिस्टम इन इंडिया के अंदर भी लगा के
इन दोनों की थ्योरीज को देख सकते हो रिलीजन की। वहीं पे जब हम मॉडर्न कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कैसे जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्क कल्चर को, जहाँ पे वो प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन ही रिलीजन है, और उस बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि वेबर के एनालिसिस के साथ ठीक बैठ रहा है। राइट, यही तो वेबर ने बोला था अपने वर्क में। अब लास्ट में कंक्लूजन आ जाती है। आपको अपने हर आंसर के एंड में कंक्लूजन लिखनी है। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम वेबर एंड मार्क्स के वर्क को देखते हैं, येट दोनों का वर्क अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का वर्क सिमिलर भी है। जहाँ पे वेबर बोल रहे हैं कि रिलीजन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। वो शेपिंग इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, कैसे रिलीजन हेल्प कर सकता है। वहीं पे मार्क्स क्रिटिक कर रहे हैं रिलीजन को, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रिलीजन की वजह से सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी आ रही है और लोग एलियनेट हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से एलियनेशन देखने को मिल रहा है सोसाइटी में। टुगेदर जब हम दोनों के वर्क को देखते हैं तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिल रही है कि कैसे जो रिलेशन है सोसाइटी और रिलीजन के बीच में, दोनों का जो रिलेशन कितना कॉम्प्लेक्स है, कैसे दोनों का डुअल रोल है और दोनों एक चेंज को ला सकते हैं और सोसाइटी के अंदर बेटर चेंजेस हो सकते हैं। राइट, तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के जो भी व्यूज़ थे, थॉट प्रोसेस थे रिलीजन के ऊपर, वो जाने, और दोनों के डिफरेंसेस ओपिनियंस भी हमने देखे रिलीजन के ऊपर। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी वो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी आपको ये वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अपना सपोर्ट आप बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल अपना सपोर्ट भी दिखा सकते हैं। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी एंड हाउ वाज द वीडियो। आई विल सी you now with question 5 of BSOC 132. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.